हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिज़िक्स का पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग सब पहले से जानते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 6th में हमने इसको स्टडी किया था, क्लास 7th में हमने स्टडी किया, क्लास 8th में स्टडी किया, क्लास 9th में तो नहीं रहा। क्लास 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेजर रोल कवर करता है हमारे सिलेबस का। सिलेबस के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हमारी सीखने के पर्पज़ से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिलेबस तो ठीक है, वो तो रहता है, बट समझ आए चीज़ इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या है उसके बारे में हम लोग चैप्टर में स्टडी करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मोटा मोटा हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इलेक्ट्रिसिटी सर बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में फ़र्क होता है। ये बात पहले तो दिमाग में सेट कर लो। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ चार्जेस बिहेवियर व्हेन दे आर मूविंग, देयर इफेक्ट्स। उसकी पूरी की पूरी मतलब करंट मूव कर रही है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और तमाम चीज़ों पूरा का पूरा इफेक्ट होता है करंट का जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लग जाता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली अ करंट, मतलब धारा जो चार्जेस की होती है। दैट्स इट। तो ये तो पहले तो दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट में अंतर होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अब जब चार्ज की बात होनी है इस चैप्टर में तो पहले क्यों ना हम लोग चार्ज को समझ लिया जाए। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा चार्ज के बारे में क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि चार्ज क्या है कैसे, लेकिन फिर भी जो बेसिक बातें हैं वो तो पता वापस से मतलब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो, चार्ज जो है वो जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वैसे ही चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब बोलो सर ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या फंडामेंटल क्या प्रॉपर्टी। तो देखो, फंडामेंटल मतलब क्या होता है कि बेसिक, मतलब ये चीज तो है ही। जैसे एटम इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर और मेक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल मैटर। मतलब किसी भी मैटर को तुम ले लो, किसी भी मैटर को ले लो, फंडामेंटल मतलब हर किसी में इररेस्पेक्टिव ऑफ वो क्या चीज है, वो सोना है, वो चांदी है, वो कुछ और मेटल है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हायर गैस स्टेट में है, कि कैसा भी हो सब में एटम होगा। तो ये होगी फंडामेंटल बात। वैसे ही मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तुम कोई भी मैटर उठा लो, मैटर किसको बोलते हैं पता है ना आपको? मैटर वो चीज होती है जिसके पास मास होता है और जो वॉल्यूम या एरिया को पाई करता है। ठीक है, तो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? मास तो होगा ही होगा। अगर मैटर है तो, अगर वो मैटर है तो फिर मास होगा ही होगा हर एक चीज में, भले ही कम हो भले ही ज्यादा। आपने पढ़ा होगा कि इवन इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है, 10⁻³ kg में होता है, बट होता तो है। तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वैसे ही चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज भी जो है मतलब होगा हर एक मैटर में चार्ज, मतलब चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो होना ही होना है। वो भले ही चार्ज 0 हो जाए लेकिन रहने के चांसेस पूरे हैं। और बहुत लॉजिक क्लियर है। क्यों होगा? सॉरी, क्यों होगा? लॉजिक बहुत क्लियर है। क्यों होगा? क्योंकि सर देखिए, चार्ज सर क्या है मैं आपको बताता हूं कि कुछ सर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ तो होता है। अगर सर आप बोल रहे हो कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैं समझना यार कि अगर मैटर है, ठीक है, तो मैटर में कुछ चीजें होंगी होंगी, चाहे वो कैसा भी मैटर हो, मास होगा और चार्ज मतलब आप समझते हो, बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं। देखो, चार्ज मतलब चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो चार्ज क्रिएट किया सकता है। ठीक है, अब क्यों होगा? मास तो मान लो अगर सपोज मास है, ये तो मानते होगे तुम लोग हर चीज के अंदर मास है। ठीक है, हर चीज के अंदर मास है। अब मास है तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एटम्स हैं। भाई एटम तो है ना, तो एटम होगा तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद होगा। बीच में न्यूक्लियस होता था, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते थे, बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता था। जितने बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन्स हैं, यह रहता था। तो हर एक जो मास यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो मतलब मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब हर चीज में मास होगा ही होगा। तो मास है तो मतलब एटम है, एटम है मतलब ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर है मतलब कि चार्जेस हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तुमको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो आखिर ये है मतलब ये है कि नहीं है? क्योंकि मास है मतलब एटम है, मास है मतलब एटम है, एटम है मतलब चार्ज है। बोलो, बात समझ में आई? तो because of this particular reason we say that as mass is the fundamental property of matter, in the similar way charge is also the fundamental property of matter. चार्ज की यूनिट क्या होती है आपको पता है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COLOUMB। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल C से। ठीक है, चार्ज की यूनिट जो होती है इसको कूलम बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट वाला थोड़ा देख लेना, कंफर्म कर लेना, आई जस्ट फॉरगेट। ठीक है, इसके बाद चार्ज, ये अब चार्ज करने बेसिक चीजें हो गई। अब देखो चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली प्रोटॉन्स का हम सिंबलाइजेशन देते हैं और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइजेशन देते हैं। अब देखो यार, ये बात और समझ लो कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है या प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा, उसके ऊपर एक नेगेटिव सिंबल बना हुआ था, बोला कि अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है। देखो ये हमारे ह्यूमन मेड साइन कन्वेंशन है, मतलब हमने उसको नेगेटिव माना है, इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव माना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसको स्टडी किया और हमने बोला ये नेगेटिव है। तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी जब स्टडी की गई तो बिल्कुल अपोजिट पाई गई, तो इसलिए नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोल दिया गया। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो नेगेटिव है देखा गया था या वो पॉजिटिव देखा गया था, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ साइन कन्वेंशन, ठीक है। और देखो एक और बात बता दे रहे हैं, इस दुनिया में जो भी चार्जेस का जन्म होता है, ठीक है, वो बेसिकली होता क्या है, एटम पे ही जाके सोच लो, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स हैं, बाहर जो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अभी जो है बाहर 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं सपोज, तो अंदर भी 8 प्रोटॉन है, सब कुछ बराबर है, मतलब नेट चार्ज 0 है। अब किसी भी कारण से हो सकता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है कि जो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि उनका इलेक्ट्रो अट्रैक्शन स्टैटिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतना स्ट्रांग ना हो, वो निकल जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, या हो सकता है कि सडन जर्क लग जाए, कुछ भी रीज़न हो, जो बाहर के ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही चार्ज डेवलप होगा। याद रखना, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। मतलब कि चार्ज कैसे होगा, कारण बहुत सारे हो सकते हैं उन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट छोड़ने का, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये जो हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, ये ऑर्बिट्स थे हमारे, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिट्स थे। तो जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तो सब बैलेंस है, यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर भी 10 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है तो 10 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या होता है 10 पॉजिटिव हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। तो चार्ज किसी चीज पे आएगा भाई, चार्ज तो नेट देखा जाएगा आएगा, वो तब उस बात पे डिपेंड करता है कि ये ऑर्बिट्स हैं में इलेक्ट्रॉन्स वो निकलेंगे नहीं निकले। इनके निकलने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे, कोई भाई मान लो बताया ना, जर्क लग गया, कभी एनर्जी आ गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो जो भी रीजन हो निकलने का, लेकिन निकलेगा तभी चार्ज क्रिएट होगा, ये बेसिक बात है। मतलब चार्ज का जो फंडामेंटल बर्थ है वो तुमको समझ में आ रहा है कि अच्छा वो बेसिकली ऐसा ही होता है, बराबर होते हैं लेकिन फिर कुछ होता है और वहां से निकलते हैं। बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत बड़ा एटम है, बहुत दूर तक के न्यूक्लियस जो है बहुत दूर तक के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो लूज है निकल जाएगा, ठीक है, जैसे मेटल्स वगैरह में होता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन, बेसिकली प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब कि बेसिक, जहाँ से मतलब वो हर चीज़ में होगा ही होगा, मतलब वो सब में मिलेगा। जैसे इन ब्लड इज अ फंडामेंटल लिक्विड इन ह्यूमंस। हो सकता है कि मान लो सपोज मैंने पाइनएप्पल जूस पिया है, किसी ने एप्पल जूस पिया, किसी ने ग्रेप जूस पिया है, तो सबके जो स्टमक है उसमें अलग अलग लिक्विड मिले। बट अगर बात करें हम लोग, ऐसे को पूछे कोई ऐसा कोई लिक्विड होता है जो सारी ह्यूमन बीइंग में फंडामेंटल है, तो हम बोलेंगे ब्लड। ब्लड सब में मिलेगा, तो जो चीज़ जो सब में मिलती है दैट इज फंडामेंटल, बेसिक, मतलब ये है ही। तो इसी तरह मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वैसे ही चार्ज भी जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। कोई तुमसे पूछ लेगा क्यों, कि बताओ क्यों ऐसा, तो बोलना सर देखिए मास में होता है सर एटम्स। मास बेसिकली सर एटम से, मतलब मास क्या है, एटम से मिलके बने हैं सर एटम से, और एटम का सर ये होता है, तो सर उसके अंदर देखिए ना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज है, प्रोटॉन है तो चार्ज है। और अगर थोड़ा सा भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स और उस प्रोटॉन्स में डिसबैलेंस हुआ, वहीं से बर्थ होता है, तो उस पूरे एटम पे चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या चार्ज आएगा उस एटम पे, पॉजिटिव। क्योंकि देखो ना 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो तुमने समझते हो यार, तो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 10 प्रोटॉन यहाँ पे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं घूमने चले गए तो यहाँ कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 8 नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव कितना, 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहाँ पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे चार्ज आता है नेगेटिव। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना, विल गिव यू पॉजिटिव चार्ज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू नेगेटिव चार्ज। अब बार बार इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ही बाहर है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकल के जाएगा। अगर न्यूक्लियस से प्रोटॉन भी जाता तो भी चार्जेस का मूवमेंट होता। सपोज मान लो 2 प्रोटॉन चले गए, तो 2 प्रोटॉन, लूजिंग ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू, प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चला गया तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, एंड गेनिंग ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा उल्टा करके समझ लेना, बच्चों को ये पता होता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो पॉजिटिव चार्ज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के केस में नहीं होता, बट लॉजिक बड़ा सिंपल है, हमेशा ऐसे ही रखा करो। 10 सब कुछ बराबर था पहले,
10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, अब बताओ क्या जाना, 2 प्रोटॉन को भेज दें तो 2 प्रोटॉन गया तो यहाँ कितना बचा, 8 प्रोटॉन बचा, तो चार्ज कितना हुआ यहाँ पे 8 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो 10 नेगेटिव 8 पॉजिटिव क्या आ गया 2 नेगेटिव। तो जब प्रोटॉन बाहर जाते हैं व्हेन लूजिंग अ प्रोटॉन विल गिव यू अ नेगेटिव चार्ज, द रिवर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं बाहर, अक्सर सब हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के ऑर्बिट में होता है, उसको निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अभी वही न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना हो तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी, मतलब 3-4 तुमको एटम बम फोड़ने पड़ेंगे तब जाके उतनी एनर्जी डेवलप होगी जिससे कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सके, राइट। सो बेसिकली जो चार्ज का कैरियर या बोल दो बर्थ का रीजन है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एटम से। इतनी बात समझ में आई क्या? ये चार्जेस के बारे में बेसिक सी बात थी यार, कि चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को क्यों बोलते हैं मैटर की, ठीक है। इसके अलावा चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की बर्थ स्टोरी, चाहे कैसा भी मतलब कैसा भी रीज़न हो, बर्थ होगा तो यहीं से होगा, वो ऑर्बिट से बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑर्बिट से ही क्यों जाते हैं, क्यों न्यूक्लियस से नहीं जाते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। रियल लाइफ में, अब रियल लाइफ में तुमसे बोले कि कोई बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो देखो सिंपल से एक कन्वेंशन बनाया गया है, ग्लास रॉड को लीजिए, उसको सिल्क या कॉटन के कपड़े, सिल्क कॉटन में फर्क ना होता, मतलब उसको लेकर के रब कीजिए, ठीक है। रब करने से जो चीज़, जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी चीज़ के पास ले गए और सपोज उससे दूर भाग रहा है तो उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये कन्वेंशन हमने बनाया है, वहीं से शुरू होता है, ये पॉजिटिव है तो उसके रिलेटिव में बाकी सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। बात समझ में आई? ओके, सो पहले वाले पार्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक में हमने पूरा समझा चार्ज के बारे में, मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यूनिट्स एंड कैसे आया चार्ज, कैसे बर्थ होता है। हर बार की बर्थ की कहानी एक ही है, वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है आपको भी पता है कि सर उसको भेजने में एनर्जी बहुत कम लगती है। प्रैक्टिकल है सर, न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं, अगर निकालेंगे सर तो वहाँ भी होगा, क्योंकि सर देखिए बराबर हैं सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा और जो चीज़ जाएगी उस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड और थर्ड टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कंडक्टर इंसुलेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। चार्ज खुद एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा समय तो ठीक है, लेकिन चार्ज की अपनी क्या प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने सब पढ़ा है। पहला है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, जानते हो उस बात को, जानते हो ना? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस मतलब, लाइक चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अगर सॉरी मतलब 2 सिमिलर तरह के चार्ज, जरूरी नहीं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लाइक चार्ज हुए, नेगेटिव लाइक चार्ज हुए, एक जैसे हैं। तो जब 2 पॉजिटिव चार्जेस को एक पास लाया जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी कहानी समझनी है तो आपको 12th में फिर से आना पड़ेगा समझने के लिए। वहाँ पे बेसिकली देखो फील्ड लाइंस होती हैं, जब कोई चार्ज रखते हैं ना तो वो चार्ज नहीं होता, उसके अगल बगल ढेर सारी फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है। तो वो फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए जब हम लोग ये एक कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नेचर में, और साथ ही में हाँ मटेरियल मीडियम इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब अब चार्ज यहाँ पे रखे हैं तो चार्ज बस चार्ज नहीं है, उसकी रेंज जैसे फैली हुई है। जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक और पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और दोनों को इंटरेक्ट कराते हैं तो पॉजिटिव रिपल करते हैं। क्या सर पॉजिटिव रिपल करते हैं? बस नहीं, नेगेटिव रिपल करते हैं। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी हो गई लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा चार्ज है, दूसरा जो लॉ है वो है कूलम्स लॉ को समझना। कूलम्स लॉ, कूलम जो थे बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने देखा था कि जब 2 चार्ज को हम लोग रखते हैं, जैसे बोला ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, वो कहीं ना कहीं उसको मूव करा रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उस पर एक्सेलरेशन आ रहा है, उस पर एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। ये सब 9th की चीज़ आपने पढ़ी है। वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो मास सब में होता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगा। फोर्स कौन लगा रहा है? तो देखा कूलम्स ने बताया कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे फोर्स लगाते हैं। उन्होंने बहुत स्टडी किया, देखा कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन सा फोर्स किस पे डिपेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। एंड फाइनली ही केम अप विद वन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। F इक्वल टू, ये फोर्स है, 2 चार्जेस Q1, मान लो एक चार्ज Q1 Q2, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। तो ये जो
चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसके बारे में जानकारी देता है। अब देखो जो Q1 फोर्स लगाएगा, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा वो, और जो Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा वो, ये दोनों सेम होंगे, वैल्यू में सेम होंगे, बस डायरेक्शन अलग होगी, वैल्यू में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ सर, जो उस पर फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी एक्ट ऑन द अदर बॉडी, तो वही चीज़ होने वाली है। इसलिए हम लोग फोर्स की वैल्यू एक ही लिखते हैं, Q1 Q2 लिखते हैं कि उन दोनों की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। जो कूलम्स लॉ होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो कभी भी कोई तुमसे पूछे कि दो अगर चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो आंसर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। जो K होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे वैल्यू तो यार यूनिट तो हम निकाल लेते, रुक जाओ, हम ऐसा नहीं चक्कर करते। न्यूटन तो आएगा ही आएगा, 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, कूलम स्क्वायर आएगा। बोलो ठीक है, ये K की वैल्यू, ये वैल्यू होती है 9 की K की, ठीक है। 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसको बिल्कुल याद रखना भाई, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। Q1 Q2 क्या है, तुम्हारे चार्जेस हैं, ठीक है। R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस है R, ठीक है। तो K इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square where K is constant, its value is 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैसे निकाला आपको पता नहीं, यूनिट इसी वैल्यू डाल दिया तो यहाँ से यूनिट आ गई। तो इससे हम लोग को मिल जाता है फोर्स, जो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। कभी अब मान लो कोई भी तुमको दो चार्ज दे दिया गया और तुमसे बोला कि भाई बताइए कि कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम आराम से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अच्छा मान लो अगर तीन चार्जेस होते तो सब मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये चार्ज Q1 Q2 Q3। तुमसे मान लो पूछा कि बताओ Q1 पे कितना जो है फोर्स लग रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में। देखो Q2 Q1 ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, मान लो सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो Q2 वाला Q1 पे बोलेगा तो इधर भाग, इस पे एक फोर्स लगाएगा, इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 और मान लो डिस्टेंस R1 है अपॉन R1 स्क्वायर। फिर ये वाला भी तो जो Q3 वाला है ये भी तो फोर्स लगाएगा इस पर, ये क्या बोलेगा लाइक चार्जेस रिपेल इधर लगाओ, तो इसका कितना फोर्स जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो अब ये फोर्स और ये फोर्स, दो फोर्स मिलकर इस पर लग रहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा कुछ इधर आएगा। तो ऐसे में निकालते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया मैंने। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कूलम्स लॉ के बारे में जानने के लिए, चार्ज की प्रॉपर्टी है जिस किस तरह से फोर्स लगता है, हाउ फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज, वी कैन गिव इट बाय दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज कूलम्स लॉ। उसका जो इक्वेशन होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वहाँ पे K की वैल्यू होती है 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कहता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है चार्ज इज कंजर्व्ड। ये मतलब है, ये प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज कंजर्व्ड है। जैसे कि एनर्जी कंजर्व है, मैटर मास कंजर्व है, ऐसे चार्ज भी कंजर्व है। क्यों कंजर्व है? क्योंकि देखो यार जो भी हमारा न्यूक्लियस था प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भरा हुआ, यहाँ पे ऑर्बिट जो थे, ठीक है। अब इसमें ये बताओ, सपोज मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन टोटल पूरे ऑर्बिट में, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अभी चार्ज कितना है 0, ठीक। अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहीं किसी रीजन से बाहर चले गए तो यहाँ कितना बचा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज कितना है इस एटम पे? इस एटम पे पूरा चार्ज आया +2, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू पॉजिटिव। तो इसने लूज किया ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे आ गया। और ये तो बोलने की बात हो गई, तुमको समझ में भी आता है। 10 से तो 0 आया था, अब 8 हो गए, 8 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा +2, ठीक है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, तो उस पर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, यहाँ पे कितना है 2 पॉजिटिव। तो अभी भी देखा जाए सिस्टम, पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम का चार्ज कितना है 0। मतलब अगर सपोज कोई चीज 0 है तो कहीं अभी तो ठीक है, मतलब उस पर सडनली बॉडी चार्ज आ गया 5, तो 5 पॉजिटिव अगर चार्ज आ गया तो कहीं ना कहीं नेगेटिव 5 भी आया होगा इसी की वजह से, क्योंकि जो भी मूवमेंट होना है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, चार्ज आ गया, तो यहाँ पे चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे भी तो चार्ज आ गया, अभी तो नेट 0 था। तो इसीलिए चार्ज कंजर्व है, मतलब चार्ज का टेंशन नहीं लेने का। अगर एक बॉडी जो आइसोलेटेड है तो चार्ज कंजर्व है। अगर सपोज मान लो हम लोग करते नहीं है कि अगर हम लोग एक साइड को रब कर रहे हैं तो एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है।
तो कहने का जैसे एक और चीज़ बता रहा हूँ, इंडक्शन आप लोग जानते होंगे, एक एग्जाम्पल है कि चार्ज कंजर्व का प्रूफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंडक्शन का। जैसे मान लो तुमने कोई चार्ज बॉडी तुमने ली, कोई चार्ज बॉडी जिसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम एक नॉर्मल बॉडी के पास में ले जाओगे, जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड है पूरी पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसे ले गया तो क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे सारे मेरे अभी तो चार्जेस मिक्स हैं, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वाले लेके जाऊँगा यहाँ पे नेगेटिव वाला तुरंत पास हो जाएगा, नेगेटिव वाला पास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव वाला दूर भाग जाएगा, क्योंकि लाइट चार्ज रिपेल होता है, पॉजिटिव वाला दूर भाग जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो क्या है, अभी भी चार्ज जीरो ही है। तो चार्ज जो है वो कंजर्व है, जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहने वाला है। चार्ज और एक मतलब सराउंडिंग में बात हो रही है, पर्टिकुलर बॉडी का चार्ज कम कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे देखो इस बॉडी, अगर हम लोग सिर्फ इस एटम की बात करें तो पहले जीरो चार्ज था, अब चार्ज +2 आ गया, 2 कूलम चार्ज आ गया, तो चार्ज कंजर्व कर रहा है तो वैल्यू बदल गई ना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं भी चार्ज चेंज, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में चार्ज कितना है, तो जितना था उतना ही आज भी है और पूरी जिंदगी उतना ही रहेगा, कुछ बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होने वाली। चार्ज जो है वो जरूर, ठीक है, ओके। अब जो है जो तीसरा पॉइंट इसका चार्ज प्रॉपर्टी, हाँ सॉरी तीसरा पॉइंट हो गया चार्ज कंजर्व का। अब चौथी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज का मतलब आपको शायद पता हो कि देखो यार, क्वांटाइज या क्वांटा मतलब चार्ज इज क्वांटाइज, और चार्ज का जो क्वांटा होता है, क्वांटम चार्ज का जो क्वांटा होता है, चार्ज क्वांटा इज रिटन एज इज इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और सबसे छोटे पार्ट में तोड़ दो, और उस पार्ट को अब और ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ठीक है अब ये दिस इज द फाइनल पार्ट, मतलब उसका फ्रैक्शन नहीं कुछ हो सकता है, इंटीजर जैसा कुछ होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइज हो गया। जैसे एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ क्लास में कि बूंदी का जो लड्डू होता है उसको तुम तोड़ो, आधा तोड़ो, फिर उसको आधा करो, उसका आधा करो, आधा करते करते फाइनली पहुंचोगे जहाँ पे एक दाना दिखेगा तुमको। अब उसको तोड़ोगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द दाना इज द क्वांटा ऑफ लड्डू, मतलब इससे छोटा नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे इंडियन रुपीज का क्वांटाइजेशन अगर किया जाए, तोड़ा जाए, 2000 के नोट को तोड़े तो मान लो सपोज 500 की 4 बन गई, 500 को तोड़े तो 100 की 5 बन गई, 100 को तोड़े तो मान लो 50 की 2 बन गई, 50 को तोड़े तो 10 की 5 बन गई, 10 को तोड़े तो ऐसे करते 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 1 रुपये पाएंगे। 1 रुपये से नीचे जा सकते हैं क्या? तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि क्वांटा वो चीज़ होती है जिससे तुम जिसको जोड़ जोड़ के तुम कोई क्वांटिटी बना सकते हो। क्वांटा से नीचे मतलब किसी भी चीज़ का क्वांटा अगर पूछा जाए उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, बाकी जो भी कुछ होगा इससे ही मिलके बना है, बाकी और नीचे से कुछ हो नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। किसी चीज़ को तोड़ते जाना इस समय तक तोड़ना जब तक कि उसके आगे वो टूट ना पाए, और फिर ये रियलाइज करना कि वो जो है इंटीजर फॉर्म में 1 2 3 4 5 इस तरह से है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैसे का बताया, अब ऐसा नहीं होगा कि यार 1.5 रुपया 1.5 रुपये ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करी, तुमसे बोले 1.5 रुपया तो तुम दे ही नहीं पाओगे इसको। हमारे क्या होता है, 1 होता है सीधे 2 रुपया होता है, फिर 3 रुपया होता है, पहले जमाने में चलता था अब नहीं चलता है। तो 1 रुपया होता है, फिर 2 रुपया होता है, फिर 3 रुपया होता है, इस तरह चलता है। मतलब इस तरह हम लोग का जो चार्ज है वो भी क्वांटाइज्ड है। जब देखा गया कि चार्ज यार 20 कूलम है, उसको कम किया गया और कम किया गया और कम किया, करते गए कम करते आखिरी में देखा तो उन्होंने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन बचा, बोला कि यार ये है, इसी से तो सारे चार्ज बन जितने भी देखे थे अभी उसी में से निकाला था, मैं सब अलग अलग कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला द चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब चार्ज को भी क्वांटाइज किया सकता है। अब देखो क्वांटाइज क्या नहीं किया सकता है, एग्जाम्पल सर बताइए सर क्वांटाइज क्या नहीं किया सकता है। मान लो क्वांटाइज क्या नहीं किया सकता है, तो अगर तुम देखो क्वांटाइज नहीं करने का एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँ कि सपोज मास को क्वांटाइज करो भाई, कितना मतलब बेसिक चीज क्या है, 1 ग्राम 0.5 ग्राम 0.001 ग्राम ये ग्राम, मतलब कितना भी छोटा चीज हो सकता है। लेकिन चार्ज को क्वांटाइज करो तो कभी भी आंसर 1 कूलम से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट चार्ज एवर पॉसिबल, बाकी सब कुछ उससे ही मिलकर बना है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, जो चार्ज का क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप लोगों को ये सब पता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना है, बस ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो प्रोटॉन पर कितना होगा, पॉजिटिव होगा 1.6 × 10⁻19
कूलम, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज का जो क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 × 10⁻19। मतलब इस तरह समझ लो कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज, जरा समझना है, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, सपोज मान लो 10 कूलम, ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज है, तो बेसिकली चार्ज आया कैसे होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक क्वांटाइज का इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बेसिकली ये बना रहे होंगे। तुमसे पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होंगे, तो हमें नहीं पता, हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मुझे चार्ज पता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होता है। मैंने माना कि ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, क्योंकि क्वांटा तो उसका यही है, चार्ज का क्वांटा ये है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तो इतना चार्ज होगा, क्योंकि हर एक चार्ज जो है बेसिकली सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये एक होता है, इस एक से ये 2 होते हैं, 2 से 10 होते हैं, 10 से 50, और ऐसे मिलते मिलते 10 कूलम भी चार्ज होता है, हो सकता है 1000 कूलम भी चार्ज है, लेकिन सबसे जो बेसिक पार्ट है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उससे ही मिलकर सारे धीरे धीरे चार्जेस बने हैं। तो मतलब हमने बोला कि ये एक चार्ज हो गया, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे तो ये चार्ज बना होगा, फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा n की वैल्यू कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन लगेंगे जिससे ये चीज़ मिलके बनी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम लोग करेंगे तो क्लियर होंगी चीज़ें। फिलहाल के लिए समझ में आ गया मतलब कि क्या क्वांटेशन का मतलब है। क्वांटेशन का मतलब है कि सर वो चीज़ बता दो जिससे सारे चार्ज मिलके बने हो। तो हमारे केस में, चार्जेस केस में, हर एक चीज़ जो है वो बेसिकली 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी से मिलके बनी है। मतलब उन्हीं के चार्जेस को जोड़ के बाकी कुछ भी हम लोग अचीव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन देखो अभी भी तो बना, कितना चार्ज बना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना × 3, इतना पॉजिटिव चार्ज बना। 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, उनका नेगेटिव चार्ज गया, उसका अपोजिट यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो जितने भी निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही चार्जेस आएंगे। तो क्वांटा क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्वांटा हुआ, मतलब हर चीज़ जो है उसी से मिलकर बनी। बात समझ में आई? So this is all about the properties of charges. कंडक्टर इंसुलेटर समझ लेते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर तुम बोलोगे सर बचपन समझते हैं ना, बहुत सिंपल है, लेकिन देखो एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। 2 डेफिनेशंस फेमस है कंडक्टर के लिए। पहला कि सर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा सर जो चार्ज को फ्लो करने दे, चार्ज को फ्लो करने दे, ठीक है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज को फ्लो करने दे, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, सेम है, और इस पे बात करते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो करने दे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब मान लो सपोज एटम्स होते थे, उसमें जो ऑर्बिट होते थे, अगर वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है तो निकल जाते थे, ठीक है। निकल गए तो वो मूव कर रहे हैं फ्रीली इधर उधर, बहुत सारे मतलब उस पूरे मैटर में वो फ्रीली मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कहानी आपको अच्छे से पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इसके बाद अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि जैसे मेटल उठाते हैं, बोलते हैं कंडक्टर है, देखते हैं क्या तो उसमें देखते हैं, बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। हम लोग इंसुलेटर उठाते हैं प्लास्टिक, उसमें बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है, इसलिए वो मतलब वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो इंसुलेटर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक तो डेफिनेशन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन वाली कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो कंडक्टर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो इंसुलेटर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो ऑर्बिट जो होती है हमारी एटम स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ देते हैं तो बेसिकली वही आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब एक तो बात ये होगी सीधे से, मतलब सर हम लोग अगली बार क्या करना है, पहचानना कंडक्टर है कि नहीं कंडक्टर है, तो हम लोग सर सिंपल से लेके आएंगे मेटल को या जो भी चीज़ है सर, उसमें देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोल देंगे कि वो जो है कंडक्टर है, अगर नहीं है तो बोलेंगे इंसुलेटर, थोड़ा बहुत है तो बोलेंगे सेमी कंडक्टर है। तो बोले बात समझ में आ गई। फिर बोले ये वाली डेफिनेशन क्या है, चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो मतलब सर देखिए कंडक्टर मतलब वो चीज़ जो कंडक्ट करने दे, तो क्या कंडक्ट करेगी वो चार्ज। तो चार्ज को जो कंडक्ट करने दे, अगली बार से अगर कुछ पूछे कि भाई बताओ कंडक्टर क्या होता है, हम बोलेंगे जो चीज़ चार्ज अगर ऐसा रखे, चार्ज अगर इधर से उधर चला जा रहा है तो वो कंडक्टर है, अगर नहीं जा रहा है तो वो इंसुलेटर है, अगर थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो सेमी कंडक्टर है। तो बोले कि यार तो 2 रास्ते हो गए, क्या 2 रास्ते एक्चुअली में है, सुनने वाले को लगता है 2 रास्ते, समझने वाले को पता है कि एक ही बात, दोनों बातें एक ही लिखी गई हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है बॉडी में तो उस पर चार्ज होगा, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 में बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लीजिए। 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे, या एक इलेक्ट्रॉन पे क्या है बोलो तो एक प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होता है। ये चार्ज का सबसे बेसिक सबसे छोटा क्वांटा है, इससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता दुनिया में। सारे दुनिया के चार्ज इसी चार्जेस से मिल के बने हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, फ्री है, वो घूमेगा, वो घूम रहा है तो मतलब क्या घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो लोगों ने वही देखा रहे चार्ज फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है, बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है। बात समझ आई क्या?
तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। कंडक्टर वो चीज़ होती है सिंपल जिसमें चार्ज का फ्लो हो सके या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो। बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज ही का तो फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज फ्री है तो वो घूमेगा तो मतलब चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कंडक्टर के बारे में। इंसुलेटर में ये दोनों चीज़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स बीच में होते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल आपको पता ही है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इंसुलेटर में ऑल नॉन मेटल्स आर गुड इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर तो बनाया जाता है, डोप किया जाता है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपीरियंस करना। जैसे हमने बोला ना कि चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है, तुम लोग क्या बोलोगे सर देखिए, एक तुम लोग एक सेल लेके आओगे, एक तार लगाओगे, बीच में बोलोगे सर अब यहाँ पे बल्ब जोड़ दिए हैं, अब बीच में छोड़ दिए हैं, यहाँ पे देखिए सर पेंसिल की लीड रखे बल्ब जल गया, मतलब एक कंडक्टर है सर, चार्ज फ्लो कर रहा है, तमाम चीज़ें। फिर बोलोगे लकड़ी रखोगे, बोले सर बल्ब नहीं जला तो चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है सर, देखिए इस तरह से तुम बताओगे, ठीक है। हाँ, एक अच्छा तरीका है बताने का कि कौन सा कंडक्टर कौन सा नहीं कंडक्टर है। लेकिन तुमको एक एक्सपीरियंस कराता हूँ। जैसे मान लो तुमने कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग कुछ पेपर तोड़ देते हैं, पेपर तोड़ कैसे रख देते हैं, हाथ तोड़ के सारी मतलब पेपर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग से हाथ रखते हैं, फिर स्केल निकालते हैं, इसके घिसते हैं और ऐसे जब टच करते हैं तो चिपक जाता है, सुना होगा। अच्छा, दूसरा केस सेम वही पेपर ऐसे रख लिए। इस बार क्या किया मैंने, इस बार मैंने जो है वो कॉपर की रॉड ली, कॉपर की छोटी सी रॉड ली या कोई भी मतलब स्टील का कुछ लिया, कोई भी मेटल लिया, कोई भी मेटल लेना, उसको मैंने खूब घिसा और फिर उसको टच किया। तुम नोटिस करोगे कि तुम लाख चिपकाने की कोशिश करो, चिपकेगा नहीं। मैं तुम्हें आंसर अगले पार्ट में बताऊंगा कि आखिर ऐसा कैसा होता है, लेकिन तुम ट्राई करना और तुम सोचना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है यार। देखो, एक जो तुमने स्केल लिया था वो इंसुलेटर है और जो तुमने मेटल रॉड वो कंडक्टर है, और ये तो मतलब मान लो कुछ नहीं, मतलब इसको तो क्या, इसको बोलोगे आप न्यूट्रल बोलोगे, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, उसके अंदर वैसे एटम्स हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, एक इंसुलेटर उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, बट एक कंडक्टर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब ये सोच लोगे तो तुमको बहुत ही सही तरीके समझ में आएगा क्या मतलब है चार्ज, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो करने का और इंसुलेटर में चार्ज की फ्लो नहीं करने का। फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन देखो यार इसको अब तुम देख नहीं सकते हो। हम तो हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा बोलना बेटर रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको विजुलाइज नहीं करते, लेकिन चार्ज फ्लो को आप विजुलाइज कर सकते हो। तो आप कैसे देखोगे, मान लो मैं बोलूँ कि बताओ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या नहीं, तो आप देखोगे दिख रहा है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या नहीं, ये मेटल है नहीं दिख रहा है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, लेकिन चार्ज फ्लो आपको आराम से दिख जाता है। तो मैं इस डिफरेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ। ये वाला जो चीज़ मैंने आपको बताइए, सोच के बताइएगा कि आखिर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। थैंक यू।